आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है और कल जो है वो हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है उसको स्टार्ट किया था, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, माइकलसन इंटरफेरोमीटर को ही। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है ये बेसिकली वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए और इंटरफेरेंस इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली बेस करता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है उसको हमने प्रीवियसली जो है वो स्टडी किया है। तो कल मैंने जो है इसकी डायाग्राम बनाई थी, वो मैं दोबारा डायाग्राम जो है वो बना दे। तो पार्ट्स मैंने इसके डिस्कस कर दिए थे कि ये एक मिरर M1 लगा हुआ है, ठीक है, ये मूवेबल मिरर है, ठीक है जी, ये एक मूवेबल मिरर लगा हुआ है। यहाँ पर एक लेज़र की सोर्स है, ये लेज़र है जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से लाइट निकलती है और यहाँ पर ये ग्लास हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर फॉल करती है। और इसके ऊपर फॉल करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे से बढ़ा दें, इसके ऊपर फॉल करने के बाद इसका एक पार्ट जो है वो इस तरफ रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और एक पार्ट इसका ट्रांसमिट होता है। और ये ट्रांसमिट जो होता है तो इसके आगे एक और ग्लास प्लेट पड़ी हुई है जिसको आप G2 का नाम दे देते हैं, इसको आप G1 का नाम दे देते हैं। और इसके आगे एक हमारे पास फिक्स्ड मिरर है M2, फिक्स्ड मिरर। ये M2 फिक्स्ड मिरर जो है वो इसके आगे पड़ा हुआ है, और ये मिरर जो है ये फिक्स है, इसको आप मूव नहीं कर सकते, इसको फिक्स किया हुआ है आपने। लेकिन जो ये वाला मिरर M1 है इसको आप मूव कर सकते हैं। अब ये लाइट की रे यहाँ से निकली, ये मूव करती हुई इस मिरर तक गई, इसका एक पार्ट जो है ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, पार्ट 1, ठीक है, फिर यहाँ से ये वापस आया नीचे की तरफ, और वापस नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक डिटेक्टर है, यानी कि वो माइक्रोस्कोप है जिससे आप इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। ये डिटेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस डिटेक्टर तक ये रे आएगी, ये यहाँ से वापस इस तक आएगी, तो इसका पाथ, ये हमारे पास पाथ 1 से रे जो है ये आ रही है, ये पाथ 1 से रे आ रही है। और दूसरा पाथ जो है उसका, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ L1 है, और इधर से इधर तक जब ये वापस आएगी रे तो इसकी लेंथ L2 होगी, जो इधर से इधर तक रे वापस आएगी, ठीक है। और ये रे जब इधर से इधर तक वापस आएगी यानी कि इससे रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जब वापस आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके ये वापस जब आएगी तो इस पर पड़कर ये इस तरफ आएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है ये पाथ 2 जो है वो रे का होगा, ये पाथ 1, ठीक है, और जो इस तरफ से आ रही है वो हमारे पास पाथ 2 होगा, यानी कि 2 पाथ्स हैं हमारे पास। अब ये रेज जो है ये इस डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेंगी, तो डिटेक्टर के ऊपर फॉल करने के बाद ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो क्रिएट करेंगी, यानी कि आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो है ब्राइट और डार्क स्पॉट्स जो हैं वो नजर आएंगे। अब हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है ऑफ रे 1, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ रे 1,
जो रे वन है, ये जो वन जिसको हमने पाथ वन जिसका कहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है इसको रे वन कहते हैं और ये कवर करती है डिस्टेंस L1। ठीक है, L1 डिस्टेंस कवर करने के बाद यानी कि ये डिस्टेंस कवर करती है L1, और L1 डिस्टेंस कवर करने के बाद ये मिरर M1 तक पहुंचती है। फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होती है ग्लास प्लेट G1 की तरफ। ये देखेंगे ना, ये इस तरफ L1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होती है ग्लास प्लेट G1 की तरफ। तो जो हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1 है वो इसको पार्शली, ये देखें यहां से पार्शली इसको आगे की तरफ ट्रांसमिट जो है वो कर देती है, और ये फिर इसका कुछ पोर्शन जो है वो यहां से यूं ट्रांसमिट हो जाता है जो कि डिटेक्टर तक आपके पास आता है। देखिए यूं गया और उसके बाद ये डिटेक्टर तक आपके पास आया डिटेक्शन के लिए। ठीक है, ये हमारे पास पहली रे है, यानी कि ये फर्स्ट ये गई रे, ये पड़ी इसके ऊपर, ये ऊपर गई, फिर ये रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर तक आई। ये आपके पास पाथ वन है और कुछ पोर्शन इसका जो है वो ट्रांसमिट हो गया आगे की तरफ। अब दूसरी हमारे पास जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ रे टू, रिफ्लेक्शन ऑफ रे टू, जो दूसरा पाथ है रे का। तो जो ट्रांसमिटेड पोर्शन है वो डिस्टेंस कवर करता है। अब यानी कि ये पोर्शन, ये जो यहां से ये ट्रांसमिट हो गया, ये डिस्टेंस कवर करता है L2 टुवर्ड्स मिरर M2। इस मिरर, ठीक है, ये ट्रांसमिट हुआ और इस मिरर M2 तक इसने डिस्टेंस कवर किया। तो मिरर M2 जो इसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, इसको दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करता है ये G1 की तरफ, ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है वेव, ठीक है, G1 की तरफ। तो द रे टू जो है वो पार्शली रिफ्लेक्ट होती है G1 से और ये अराइव करती है, ठीक है, ये पार्शली रिफ्लेक्ट होती है और अराइव करती है इधर आपके पास नीचे की तरफ, ये आ रही है डिटेक्टर की तरफ। आप इसका ये एरो जो है इसको ये लगा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरफ ये पाथ टू जो है उससे रे आती है। ठीक है, तो अब ये दो पास हैं। अब फिर एक दफा आप समझ लें, लेजर के अंदर से लाइट की बीम निकली, ठीक है, ये इस पर पड़ी, हाफ सिल्वर्ड पर रिफ्लेक्ट हुई, मिरर से फिर रिफ्लेक्ट हुई, मूव करती हुई डिटेक्टर तक आई। इसका जो दूसरा पोर्शन था वो ट्रांसमिट हुआ, ग्लास पे G2 से गुजरा, वो कंपनसेटर के तौर पे काम किया उसने, फिर वो मिरर के ऊपर पड़ी और वहां से रिफ्लेक्ट हुई और डिटेक्टर तक आई। तो इस तरह आपके दो पाथ से वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होके तो डिटेक्टर तक जो है वो आ रही है, और जब वो डिटेक्टर तक आ रही हैं तो वो जब डिटेक्टर पर पहुंचेंगी तो अब जाहिर बात है कि ये इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, ठीक है, इनकी इंटरफेरेंस इस पर डिपेंड करेगी कि ये इन फेज है या आउट ऑफ फेज है। तो इनके इन फेज और आउट ऑफ फेज होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जिसकी वजह से आपको डार्क और ब्राइट स्पॉट्स जो है वो डिटेक्टर में नजर आएंगे। अब जो इंटरफेरेंस पैटर्न है यहां पर हमने उसको जरा स्टडी करना है। ये तो आपको पता लग गया कि रे वन और रे टू जो है वो किस तरह मूव कर रही है। अब इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर आए, इंटरफेरेंस पैटर्न कि किस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बन रहा है हमारे पास। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो चेंज होता है जब हम लेंथ L1 को चेंज करते हैं बाय मूविंग द मिरर M1, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न इज चेंज्ड बाय, इसको हम चेंज करते हैं बाय अच्छा इससे पहले लेकिन एक मिनट, ये हम इसकी लेंथ का देखते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि रे वन और रे टू अगर फेज कोहरेंट हैं, यानी कि इनके दरमियान में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो ये कंबाइन होंगी और जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा डिटेक्टर के ऊपर
वो डिटेक्टर जो है उसके ऊपर वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा तो वो डिटेक्टर पे ऑब्जर्व करेगा कि उसको डार्क और ब्राइट स्पॉट्स जो हैं वो नजर आएंगे। अच्छा, अब ये रे 1 और रे 2 जो है ये फेज कोहेरेंट है, लेकिन इनमें फेज डिफरेंस है जब ये कंबाइन करती है। रे 1 एंड रे 2 आर phase coherent, but there is a phase difference between them when they combine। ठीक है, ये फेज कोहेरेंट है। जाहिर बात है कि इंटरफेरेंस तो आप कोहेरेंट सोर्सेज की देखते हैं ना, यानी कि जो इन फेज हो, लेकिन जब ये कंबाइन करती हैं यानी कि जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इनके ऊपर लगता है तो उसकी वजह से फिर इनके दरमियान फेज डिफरेंस आ सकता है, और फिर जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है वो डिटेक्टर पे ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करता है, उसको डार्क और ब्राइट स्पॉट्स जो है वो नजर आते हैं। अब इसके अंदर पहले नंबर पर आप देखें मूवमेंट ऑफ M1 मिरर, ये वाला जो मूवेबल मिरर है, मूवमेंट ऑफ मिरर M1। जो M1 मिरर है इसकी मूवमेंट जो है इसको आप देखें तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो चेंज होगा जब लेंथ L1 को चेंज किया जाएगा बाय मूविंग द मिरर M1। द इंटरफेरेंस पैटर्न will change when length L1 is changed by moving the mirror M1। ये लेंथ L1 है, तो जब आप इस मिरर M1 को मूव करेंगे तो ये लेंथ L1 जो है ये चेंज होगी। अब ये यहां पर स्क्रू लगा होता है इस मिरर के साथ, उस स्क्रू की मदद से इसको ऊपर नीचे जो है वो हम कर लेते हैं। अब जो पार्ट डिफरेंस है हमारे पास वो जो प्रोड्यूस होगा वो पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा ओवर लैम्डा ओवर 2, 2 से काट गया तो पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, रे 1 के लिए अगर जो आपका मिरर M1 है उसको हमने डिस्प्लेस किया डिस्टेंस विच इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ठीक है, तब ये फेज डिफरेंस आएगा। इफ M1 is moved to a distance equal to लैम्डा बाई 2, अगर लैम्डा बाई 2 के बराबर डिस्टेंस के इस मिरर M1 को मूव करेंगे तो फिर आपके पास फेज डिफरेंस जो है वो लैम्डा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या मैं जो है वो ब्राइट फ्रिंज जो है वो रिप्लेस हो जाएगी बाय नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज और डार्क विद नेक्स्ट डार्क फ्रिंज जब हम M1 को मूव करते हैं बाय लैम्डा बाय 2, यानी कि इस लैम्डा बाय 2 के इक्वल इसको मूव करेंगे तो हमें जो है वो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या फिर हमें जो है वो डार्क फ्रिंज जो है वो मिलेगी, या ब्राइट स्पॉट मिलेगा या डार्क स्पॉट जो है वो मिलेगा। अब हमने क्या करना है कि
जो काउंट है इन फ्रिंजेस को, यानी कि ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, इनको काउंट करना है। तो काउंटिंग ऑफ फ्रिंजेस, अब ये जो स्पॉट्स बन रहे हैं इनको हमने काउंट करना है। तो जो डिस्टेंस L मूव होता है मिरर M1 से, ठीक है, L1 डिस्टेंस जो मूव किया है मिरर M1 ने, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस L1 है। अब यहां पर डिस्टेंस दो है आपके पास, L1 L2 L3, ये कोई भी डिस्टेंस हमारे पास हो सकते हैं। तो जो डिस्टेंस L है, द डिस्टेंस L मूव्ड बाय मिरर M1, ठीक है, तो जो डिस्टेंस L है जो कि मूव हो रहा है मिरर M1 की वजह की मूवमेंट की वजह से चेंज हो रहा है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। यानी कि ये डिस्टेंस जो है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का नंबर जो है उसको कैलकुलेट करके। यानी कि जो L1 है वो हमारे पास, पहले हमने उसको कहा कि L1 जो है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर है, L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। उसके बाद L2 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, L2 जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा। और उसके बाद L3 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, यानी कि 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। इसी तरह आप चलते जाएंगे तो ये आ जाएगा LM लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 अप टू सो ऑन लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये लैम्डा बाई 2 इसको इसके अंदर आप ये जमा करते चले जाएंगे। तो L1 L2 L3 L4 L5 ये सारे, तो इसका मतलब है कि जो LM है हमारे पास अब वो M लैम्डा बाई 2 के बराबर है। और यहां पर M जो है वो ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है, ये सो ऑन जा रहा है। तो जो फार्मूला है टू काउंट द फ्रिंजेस वो ये फार्मूला है, ठीक है। यहां से आप M से जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ये जो ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है ये एक्चुअली आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है वो कितनी है। यानी कि ये LM जो है M लैम्डा बाई 2, तो 2LM डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू M। दिस इज द फार्मूला फॉर द काउंटिंग ऑफ फ्रिंजेस। तो ये जो है ये हमारे पास फार्मूला है फ्रिंजेस को काउंट करने का, और ये हमने विद द हेल्प ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो निकाला है। अब यहां से आप जो है वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फार्मूले की मदद से। तो देखें आपके ये यहां पर लैम्डा जो है ये 2LM ओवर M के बराबर, यानी कि अगर आप ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस आपके पास जो भी है 1 है 2 है 3 है, और L डिस्टेंस जो है मूवेबल मिरर का उसको कैलकुलेट आप कर लें, आप ये वैल्यूज पुट करें तो आप वेव लेंथ ऑफ लाइट जो है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी मदद से वेव लेंथ ऑफ लाइट भी
कैलकुलेट कर सकते हैं और वेव जितनी लेंथ कवर कर रही है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है जी, ये था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमने स्टडी करनी है वो हमने करना है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। और ये जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है इससे हमने प्रूव करना है कि जो ईथर है वो एग्जिस्ट नहीं करता स्पेस के अंदर। ठीक है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है। और इसमें पहले हमने देखना है कि ईथर हाइपोथेसिस, कि ईथर का क्या मफरूजा था। ईथर हाइपोथेसिस, तो ईथर जो है ये एक स्पेस है जो कि फिल कर रही है सब्सटेंस या मीडियम को थॉट टू बी नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यानी कि शुरू के अंदर जो है ये पहले चूंकि इनिशियली जो है वो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यही कॉन्सेप्ट था कि वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो अर्ली साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस ईथर हाइपोथेसिस का सहारा लिया कि स्पेस के अंदर कोई ईथर नामी मीडियम होता है जो फिल हुआ होता है और उस मीडियम के अंदर जो है वो लाइट ट्रैवल करती है। हालांकि लाइट तो इस वजह से ट्रैवल नहीं करती, लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो ट्रैवल करने के लिए ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं होती है मीडियम की। लेकिन ये उस वक्त साइंटिस्ट थे, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो साइंटिस्ट ने ये ज्यूम किया कि कोई ईथर नामी जो एक स्पेस है जो फिल कर रही है सब्सटेंस है या मीडियम है जो कि नेसेसरी है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के लिए। द ईथर इज ए स्पेस, ईथर जो है वो एक स्पेस है, फिलिंग सब्सटेंस जो कि एक फिलिंग सब्सटेंस है और मीडियम thought to be necessary for the propagation of light, जो कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के लिए नेसेसरी है, यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के लिए इसका होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेसिस, एक मफरूज़ा था। तो 19th सेंचुरी तक ये सपोज किया जा रहा था कि जो यूनिवर्स है वो फिल्ड है विद ए मीडियम सच एज ईथर। ठीक है, अप टू 19th century it is assumed, ये अज्यूम किया जा रहा था कि यूनिवर्स जो है, दैट यूनिवर्स इज फिल्ड विद ए मीडियम ईथर, जो कि एक मीडियम ईथर से फिल्ड है फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये लेकिन 19th सेंचुरी तक जो है वो ये ज्यूम किया जा रहा था कि उस वक्त यानी कि कोई कंसेप्ट नहीं था इस चीज का रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर लेती हैं। तो उस वक्त यही सोचा जाता था कि ज़ाहिर बात उस वक्त ये ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई वेव्स को मूव करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो ये समझ नहीं थी आ रही कि ये किस तरह ट्रैवल कर रही हैं। तो लिहाजा ये मफरूज़ा या लिया गया कि जी पूरी यूनिवर्स जो है उसके अंदर एक मीडियम है जो कि ईथर है, और उस ईथर में से लाइट जो है वो पास कर देती है। ठीक है जी। अब जो ये हाइपोथेसिस था, इसके लिए जो है वो माइकलसन मोरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो जो ऑब्जेक्टिव था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का, यानी कि क्यों माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया इस ईथर हाइपोथेसिस के लिए कि जी सारी यूनिवर्स के जो स्पेस है उसके अंदर एक मीडियम है जो कि ईथर है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव ऑफ माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट का, इसको 1881 में परफॉर्म किया गया अबाउट द वेरिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर इन स्पेस। यानी कि बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो था इसका मकसद ये था कि इससे ये प्रूव किया गया था कि जो ईथर है वो स्पेस के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। और ये कब परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट? दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन 1881, यानी कि 1881 में ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको परफॉर्म किया गया। दिस experiment was performed in 1881 to prove the existence of ether in space। यानी कि ईथर की जो एग्जिस्टेंस है स्पेस के अंदर उसको प्रूव करने के लिए ये किया गया। तो जो ऑब्जेक्टिव था इस एक्सपेरिमेंट का वो ये था कि मेजर की जाए स्पीड जिससे ईथर मूव करता है, जिसमें अर्थ मूव करती है थ्रू द ईथर। यानी कि बेसिक इसका ये ऑब्जेक्टिव था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो मकसद था इस एक्सपेरिमेंट का वो था कि वाज टू मेजर द स्पीड ऑफ अर्थ, अर्थ की स्पीड जो है वो मेजर करना जिससे अर्थ मूव करती है थ्रू ईथर, with which it moves through ether, जिससे कि ये ईथर में से मूव करती है। तो जो अपरेटस यूज किया गया इसके लिए, वो अपरेटस जो है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का अपरेटस जो है उसको यूज किया गया। तो जो अपरेटस था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंटल का वो क्या था वो यूज किया गया था फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईथर इन स्पेस। ठीक है, और वो अपरेटस क्या था? वो इंटरफेरोमीटर था। तो अपरेटस
फॉर माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज किया गया, द मेन ऑपरेटर्स वाज इंटरफेरोमीटर। तो इसके लिए यानी कि जो एग्जिस्टेंस है, ये प्रूव करने के लिए कि स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है ईथर, इसको प्रूव करने के लिए जो अपरेटस, मेन अपरेटस यूज किया गया वो कौन सा था? वो इंटरफेरोमीटर का अपरेटस था। और इंटरफेरोमीटर का अपरेटस जो है वो आप, ये पीछे भी मैंने माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो आपको पढ़ाया। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था ईथर विंड का। ईथर विंड, तो अर्थ जो है वो टुगेदर विद इंटरफेरोमीटर इज मूविंग द वेलोसिटी u थ्रू द ईथर। कि अर्थ जो है वो इंटरफेरोमीटर के साथ मूव कर गया किसी वेलोसिटी u के साथ। द अर्थ टुगेदर विद इंटरफेरोमीटर, जो अर्थ है टुगेदर विद इंटरफेरोमीटर इज मूविंग विद वेलोसिटी u, is moving with velocity u through the ether। यानी कि जो अर्थ है वो इंटरफेरोमीटर के साथ वेलोसिटी u से मूव कर गया थ्रू द ईथर। तो ये इसी तरह इक्विवेलेंट है कि जैसे इंटरफेरोमीटर जो है वो रेस्ट के ऊपर है विद ईथर। ठीक है, यानी कि ये क्योंकि अर्थ जो है वो ईथर इंटरफेरोमीटर के साथ मूव कर गया, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट, ये आपको ऐसे ही लगेगा कि ये इक्वल है टू द इंटरफेरोमीटर, कि जो आपका इंटरफेरोमीटर है वो एट रेस्ट है विद ईथर, ईथर के साथ वो रेस्ट के ऊपर है। तो ये अब जो स्ट्रीम कर रहा है विद द ईथर स्ट्रीमिंग, और ईथर जो है वो स्ट्रीम कर रहा है थ्रू इट विद वेलोसिटी minus u naught is called ether wind। तो जो अर्थ है, अब इसका इन सेंटेंसेस का क्या मतलब है? इन सेंटेंसेस का मतलब है कि अर्थ जो है, अर्थ और इंटरफेरोमीटर वो किसी वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहे हैं। यानी कि जो ईथर हमारे पास स्पेस के अंदर मौजूद है, उस स्पेस के अंदर उस ईथर में से अर्थ और इंटरफेरोमीटर मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी u से। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जाहिर बात है दोनों की एक ही वेलोसिटी है, u है। तो इसका मतलब है कि जो
इंटरफेरोमीटर है वो रेस्ट के ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू ईथर, ठीक है, वो रेस्ट पे है ईथर के रिस्पेक्ट से, और जो ईथर है वो स्ट्रीम कर रहा है विद वेलोसिटी माइनस यू नॉट, और ईथर की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो माइनस यू नॉट है। तो इस वो वेलोसिटी जो माइनस यू नॉट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको उस वेलोसिटी को हम कहते हैं, उसको हम ईथर विंड का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, तो ये दफा फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या है कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है विद इंटरफेरोमीटर विद वेलोसिटी u थ्रू ईथर। ईथर यानी कि आपके पास स्पेस के अंदर क्या है, हम वैक्यूम तो नहीं यहां पर कंसिडर कर रहे, उस वक्त ये कंसेप्ट ले रहे थे कि स्पेस के अंदर ईथर है, तो अर्थ और इंटरफेरोमीटर मूव कर रहे हैं वेलोसिटी u के साथ ईथर में से। तो ये ऐसे ही है कि जो इंटरफेरोमीटर है आपके पास वो रेस्ट के ऊपर है, क्योंकि इंटरफेरोमीटर की जो वेलोसिटी है, अर्थ और इंटरफेरोमीटर की वेलोसिटी एक ही है, तो हम कहेंगे कि जो इंटरफेरोमीटर है वो रेस्ट के ऊपर है, और ईथर जो है वो इसमें से पास कर रहा है किसी वेलोसिटी माइनस यू नॉट के साथ, और वो जो ईथर पास कर रहा है वेलोसिटी माइनस यू नॉट के साथ, वो यानी कि वो ईथर की जो वेलोसिटी माइनस यू नॉट है वो क्या है, वो ईथर की विंड है, ठीक है, वो ईथर की एक हवा है जो कि स्पेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब इस चीज को हमने इसकी वर्किंग को समझना है, और वर्किंग के साथ फिर इसके हमने एनालिटिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो करनी है, वो हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू जो है वो निकलती है कि जिससे हमारे पास माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है उसके क्या कंक्लूजन्स आते हैं कि आया कि ईथर जो है वो प्रेजेंट है, ईथर की एग्जिस्टेंस प्रूव होती है या नहीं होती, क्योंकि बेसिक मकसद एक्सपेरिमेंट का ये है कि ईथर की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जाए, ये प्रूव किया जाए कि जो एनवायरनमेंट है, जो वैक्यूम है, जो स्पेस है, बल्कि आप कहेंगे एनवायरनमेंट नहीं, आप कहेंगे जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर कोई मीडियम ईथर जैसा मौजूद है कि जो जरूरी है लाइट की प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करके देखेंगे, मैथमेटिकली इसका रिजल्ट निकाल के देखेंगे, तो ये मैं कल जो है इसको करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पर लेक्चर को